हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू चैनल ले एमिगस। सो गाइस, सब कैसे हो? सब बढ़िया? घर पे बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हो? आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो लेके आने वाले हैं। अब तक हमारी 2 वीडियो आ चुकी है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है, जो कि है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, डायरेक्ट होता है इलेक्शन की इनडायरेक्ट होता है, पीएम का कैसे होता है, प्रेसिडेंट का कैसे होता है ना। तो आज हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है। बिल्कुल बिना देरी करें जल्दी शुरू करते हैं वीडियो। तो कुछ पॉइंट्स पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है सिटीजन से डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। मतलब जो सिटीजन के हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। हम लोग वोटिंग किसके लिए करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लिए, है ना। तो प्रेसिडेंट के लिए हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कौन करता है? ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमने सेलेक्ट किया है हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, वो लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है। तो मतलब कौन हो गए? इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। जो भी इलेक्टेड एमपीज हैं और जो भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया है, वो लोग जाके प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? तो हम लोग नहीं करते, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग करते हैं। ऑल द एमपीज एंड एमएलए इन इंडिया फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज। जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं। अब एमपीज एमएलए कौन से? इलेक्टेड वाले। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन कौन से एमपीज एमएलए? इलेक्टेड वाले इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वोटिंग, ये सब। तो इलेक्टोरल कॉलेज में ये पार्ट का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वोटर्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वोटर्स। अब इलेक्टोरल कॉलेज समझना पड़ेगा कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज को मैंने 4 के ग्रुप में डिवाइड किया है। इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। ठीक है। 4 ग्रुप में टोटल 4896 पीपल होते हैं। 4896 पीपल होते हैं। 4 के ग्रुप में कितने होते हैं? 4896 पीपल। और वोट्स आर मोर देन 10 lakhs। जो वोट काउंट होते हैं, जो वोट्स डलते हैं, वो 10 लाख से ज्यादा होते हैं। अब ये सवाल उठता है, सर 4896 पीपल है और वोट्स 10 लाख है, कैसे? मतलब अगर 4896 पीपल है तो 4896 वोट्स होने चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। लेकिन 10 लाख कैसे हो जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम प्राइम मिनिस्टर या फिर हम प्राइम मिनिस्टर के लिए वोटिंग जब करते हैं, तो हमारा वोट काउंट 1 होता है। मतलब मेरा वोट मतलब 1 ही गिना जाएगा। ठीक है, आपका वोट है तो 1 ही गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पे वोट्स की वैल्यू अलग होती है। यहाँ पे एक वोट की वैल्यू मान लो 100 हो सकती है। मतलब मैंने अगर वोट डाला प्रेसिडेंट के लिए, तो एक वोट नहीं गिना जाएगा, 100 वोट गिने जाएंगे। मतलब उसकी काउंटिंग 100 में होगी। इसलिए ये 10 लाख तक पहुंच जाता है, क्योंकि 4896 पीपल है तो कायदे से 4896 वोट्स होने चाहिए। लेकिन जब एक वोट वैल्यू उनकी 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। मतलब अगर एक इंसान वोट डाल रहा है तो वो 100 काउंट होंगे, इसलिए 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? अब ये 4 ग्रुप है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ, पहला ग्रुप है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है। पार्लियामेंट में होती है राज्यसभा और लोकसभा, सब जानते हैं। ठीक है। राज्यसभा में कितने होते हैं? अभी इंडिया में करेंटली कितने मेंबर्स हैं? 245। राज्यसभा में कितने लोग हैं? 245 है। वैसे 250 होती है मैक्सिमम, 250, नहीं अभी 245 है इंडिया में। और लोकसभा में 545। 245 में से जो 233 होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड, जो इलेक्शन के थ्रू आए, सिलेक्ट होके, जो जिनको हमने वोट करके बनाया है रिप्रेजेंटेटिव अपना, वो होते 233, वो होते इलेक्टेड। और 12 होते हैं, ये जो मैंने ब्लू बॉक्स बनाया 12, ये होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मतलब जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सेम वही लोकसभा में होता है। जैसे अभी आपको पता है सचिन तेंदुलकर रिसेंटली हुए नॉमिनेट, तो वो कहाँ है? 12 लोगों की लिस्ट में, 12 लोगों में है। लोकसभा में क्या है? 545 होते हैं, जिसमें से 543 इलेक्टेड होते हैं, 543 इलेक्टेड होते हैं, और बाकी दो जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड।
ठीक है, क्लियर है। तो ये जो 12 और ये 2 लोग हैं इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज ही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये 12 लोग और ये 2 लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग नॉमिनेटेड है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का। तो 233 राज्यसभा के हो गए, 543 हो गए लोकसभा के, तो टोटल आया तो 776 वोट्स आ गए। ठीक है, ये हो गए 776 वोट्स। मैं आपको बता रहा हूँ ये 4896 वोट्स में कैसे लेके आऊंगा। ये होगा 776 वोट्स। अब थर्ड कैटेगरी समझिए, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमें अभी आपको पता है कि स्टेट्स में कितना काउंट में कितना डिफरेंस आया, अभी 28 हो गई है स्टेट्स, है ना। तो यूटी के काउंट में भी, यूनाइटेड टेरिटरीज के भी काउंट में डिफरेंस आया है, लेकिन हम अभी मानते हैं फॉर लर्निंग कि अभी 29 राज्य हैं। ठीक है, अभी हम 29 राज्य ही समझ रहे हैं कि 29 स्टेट्स को कंसिडर लेके सीख रहे हैं। अभी आपको पता है 28 हो गए हैं, ऐसे हो गई है, लेकिन हम 29 स्टेट्स लेके ही चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है इलेक्टेड मेंबर, वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं। अब ये समझिए कि टोटल स्टेट्स कितनी है, अभी हम 29 लेके चल रहे हैं, तो 29 स्टेट्स मतलब 29 लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके जितने भी एमएलएज हैं इलेक्टेड, उनके वोट्स आ गए। ठीक है, और +1 कौन, दिल्ली, दिल्ली और पौंडीचेरी। आप जानते हैं कि ये ऐसी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं सिर्फ जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ यही 2 यूनियन टेरिटरीज है जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, बाकी कोई यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो ये 29 राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस दिल्ली की और प्लस पौंडीचेरी की, तो टोटल 31 लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। और उनका जो काउंट निकलता है वोट्स का, वो आता है 4120 वोट्स। ठीक है, कितना काउंट आता है, 4120 वोट्स। तो 4120 वोट्स और 776 वोट्स अगर मिलाएंगे तो टोटल होता है 4896 वोट्स, मतलब 4896 वोटर्स। इतने लोग हैं जो वोट डालते हैं, 4896, और इसका काउंट 10 लाख के ऊपर जाता है जब काउंटिंग होती है, क्योंकि हर एक इंसान की वोट वैल्यू अलग हो सकती है, एक इंसान की 100 हो सकती है, तो एक इंसान की 200 हो सकती है। तो अगर वो एक वोट डालेगा तो 100 काउंट होगी। ठीक है, तो 4896 वोटर्स होते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको एक 17th अमेंडमेंट बता देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको पता है कि जो पौंडीचेरी है ना, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली 1962 से है। उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली कब से है, 1962 से है पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन 17th अमेंडमेंट जो आया, जब 1962 में पौंडीचेरी पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तब उन पे राइट नहीं था वोट करने का इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब वहां के जो इलेक्टेड एमएलएस थे वो वोट नहीं कर सकते थे, भले ही उन पे लेजिस्लेटिव असेंबली थी 1962 में। लेकिन फिर क्या हुआ, 17 अमेंडमेंट आया, 17 अमेंडमेंट 1992। इसमें क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में भी स्टैब्लिश हुई। लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी वो स्टैब्लिश हुई कहां, दिल्ली में। और 1992 में पौंडीचेरी को भी और दिल्ली को, दोनों को अधिकार दिया गया, दोनों को राइट मिला कि वो वोट कर सकते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तभी ये +1 आ गए, दिल्ली भी आ गया, पौंडीचेरी भी आ गया। 1962 से है पौंडीचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेकिन उसको तब राइट नहीं था वोट करने का। लेकिन 17 अमेंडमेंट आया 1992 में, जिसमें दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली भी आई और दोनों को अधिकार मिल गया कि दे कैन वोट। तो 31 लेजिस्लेटिव असेंबली हुई और उनका 4120 वोटर्स निकले, और 4120 का 776 4896 वोटर्स। तो ये जो 4896 पीपल हैं ये ऐसे आए हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि ये 4896 कहां से आया, ऐसे आया। ठीक है, अब फोर्थ ग्रुप क्या है, नॉट इंक्लूडेड। तो नॉट इंक्लूडेड कौन होंगे, नॉट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, जो नॉमिनेटेड है, ये 12 और 2 लोग।
ये नॉमिनेटेड है तो इंक्लूडेड नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और जो यूनियन टेरिटरीज बाकी बची एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी जो भी बची वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर है तो सब कि कौन कौन कर सकता है। अब आपको मैं बताता हूँ आर्टिकल अब आर्टिकल 55 समझना है हमें, इतना समझ में आया क्या है सब खेल। आर्टिकल 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसा मैनर होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का। तो अब हम समझेंगे कि दो वोटिंग सिस्टम होते हैं, दो टाइप के वोटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है स्ट्रेट वोटिंग सिस्टम और एक होता है अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो स्टेट वोटिंग सिस्टम क्या यूज होती है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में। स्टेट वोटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लो 100 लोग हैं, टोटल 100 वोट्स हैं, ए को मिले 50, बी को मिले 20, सी को मिले 10 और डी को मिले 20। तो जिसको ज्यादा मिल गए, जिसको भी ज्यादा मिल गए वो जीत जाता है, मतलब ए को अगर ज्यादा मिल गए हैं तो ए जीत जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये होता है सिंगल वोट स्टेट वोटिंग सिस्टम, मतलब जिसको भी ज्यादा मिल गए, जिसको भी हाईएस्ट वोट्स मिल गए वो जीत जाएगा, होता है, ठीक है। तो ये स्टेट वोटिंग सिस्टम होता है, क्लियर है, ठीक है, ये होता है स्टेट वोटिंग सिस्टम। अब होता है अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम। अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम यूज होता है प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट का केस होता है 50% प्लस 1 वोट चाहिए, मतलब हमें 50% प्लस 1 दादी वहां से चले जाओ पीछे से, चलो पीछे से, ठीक है। तो हमें चाहिए 50% प्लस 1 वोट्स इन अल्टरनेटिव, ठीक है। जब तक कि 50% प्लस 1 वोट्स नहीं होते कोई भी कैंडिडेट जीतता नहीं है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ठीक है। तो समझेंगे, अब एक एक मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। पहले हम समझेंगे वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि ये 10 लाख कैसे आया, है ना, इसको कैसे निकालते हैं। तो ये भी अब समझेंगे अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम क्या होता है। पहले हम समझेंगे वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल वोटिंग क्या होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या होती है, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब समझने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले समझेंगे वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कैसे निकालते हैं, क्लियर है। चलो ठीक है, तो मान लो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल एमएलए ऑफ द स्टेट इनटू 1/1000, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल एमएलए ऑफ द स्टेट इनटू 1/1000, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की निकालनी है, हमें मान लीजिए हमें मध्य प्रदेश की निकालनी है, इसको मध्य प्रदेश लिख देता हूं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की निकालनी है अगर हमें, तो पहले तो हमें मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। लेकिन ये जो पॉपुलेशन हम देखेंगे ये 1971 के सेंसस से देखेंगे। किसके सेंसस से देखेंगे, 1971 के। मैं आपको ये बताऊंगा क्यों लेते हैं 1971, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हमें फ्रीज कर दी थी कि हम 1971 के ही सेंसस लेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 1971 में मध्य प्रदेश की थी 3 लाख 17,180, ये पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए ऑफ द स्टेट, कितने एमएलए हैं, तो 230 है, ठीक है, इनटू 1/1000। तो टोटल एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश कितने हैं, 230 हैं। ऐसे हर किसी का अलग अलग होता है, जैसे महाराष्ट्र के कितने हैं, महाराष्ट्र के 288, यूपी के 403, सिक्किम के 32, ऐसे हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो जब आप ये निकालोगे तो ये निकल के आएगी वैल्यू 131, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 131, ठीक है। अब ये 131 आएगा तो टोटल वोट वैल्यू
टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए 230 इंटू 131 कर दिया तो टोटल वोट वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो गई? टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम। तो टोटल वोट ऑफ वैल्यू ऑफ एमएलए। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में एक एमएलए की या 131 क्या है? 1 एमएलए वोट वैल्यू। एक एमएलए का वोट वैल्यू 131, मतलब अगर एक एमएलए वोट डालेगा तो उसका काउंट कितना जाएगा? 131 जाएगा। क्लियर है आपको? 131 जाएगा। तो टोटल कितना आएगा वो यहाँ पे आएगा कि अब जितने, क्योंकि 230 एमएलए है तो 230 एमएलए अगर डालेंगे तो उनका वोट काउंट, एक वोट डालेंगे लेकिन वोट काउंट कितना जाएगा? 131 जाएगा। तो टोटल निकाल लिया हमने, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए निकाल लिया। कैसे? 230 को इंटू कर दिया 131 से। ठीक है, तो हमें मध्य प्रदेश का पूरा पता चल गया कि इतने वोट्स आएंगे मध्य प्रदेश से। ठीक है, क्लियर है? ऐसे आप यूपी का, महाराष्ट्र का सबका निकाल सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूँ 1971 के सेंसस क्यों लिए गए। तो इसका कारण है 84th अमेंडमेंट एक्ट। 84th अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये वाली जो थी पॉपुलेशन, 1971 की पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया गया। 2026 के इलेक्शन तक के लिए इसको फ्रीज करके रखा है। अब बाद में फिर जब सेंसस आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन ये 1971 के जो पॉपुलेशन थी तब की पॉपुलेशन कंसीडर करी गई। हर उसमें हर वोट वैल्यू निकालने में 1971 की पॉपुलेशन यूज करी गई। यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा आपको मैंने बताया एमएलए का कैसे निकालते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 1971 की क्या थी वो डाला, टोटल एमएलए ऑफ द स्टेट दिए रहते हैं वो डाला, इनटू 1/1000 किया तो 1 एमएलए वोट काउंट आया 131। मतलब एक एमएलए का वोट डालेगा तो 131 काउंट होंगे। ठीक है, फिर टोटल वोट ऑफ एमएलए निकाल लिया। 1971 का सेंसस का रिलेशन 84th अमेंडमेंट से है और हमने ये आपको 4 ग्रुप बता दिए कि कौन कौन है इलेक्टोरल कॉलेज में। ये 4 ग्रुप आएंगे। ये 14 ग्रुप इंक्लूडेड नहीं होते तो कौन कौन इंक्लूड नहीं होते वो बता दिया मैंने आपको, और ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कि वोटिंग कैसे होती है। ये क्या है प्रोपोर्शनल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, ये क्या होता है ये भी आपको समझाता हूँ। 1 मिनट का बस। तो अब हम डिस्कस करते हैं। मैं मिटा दूं पूरा, इतना क्लियर है ना? एमएलए का बता दिया, वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना अपना? तो मैं ये मिटा देता हूँ। सॉरी डस्टर नहीं है ना? तो मैं आपको एक एक चीज करके अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे वोटिंग होती है। जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस में वोटिंग होती है उसमें हम वोट नहीं कास्ट करते, हम प्रेफरेंस कास्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 4 कैंडिडेट है C1। आपको मैं बता देता हूँ कैसा बैलेट होता है इसका। ऐसा एक बैलेट पेपर होता है, ऐसा एक बैलेट पेपर होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए जो लोग क्वालिफाइड है वही लोग नॉमिनेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है क्वालिफाइड ही नहीं हो पहुंच गया, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए
जो लोग क्वालिफाइड है वही आ सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो नॉमिनेट कौन करते हैं, लोग करते हैं 50-50, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले इसको समझिए कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े, तो मैं आया, मैंने अपने प्रेफरेंसेस डाले। जैसे पहला प्रेफरेंसेस डाला मैंने C2 को, दूसरा प्रेफरेंसेस डाला मैंने C1 को, तीसरा प्रेफरेंसेस डाला मैंने C4 को, C3 को, और चौथा प्रेफरेंसेस डाला मैंने C4 को। मतलब मेरा जो पहला वोट काउंट है वो जा रहा है C2 को, C2 को ही मिलेगा। दूसरा प्रेफरेंस मैंने दिया C1 को, तीसरा प्रेफरेंस दिया मैंने C3 को, और चौथा प्रेफरेंस दिया C4 को। मतलब अगर मैं एक एमएलए हूँ MP का, तो मेरा एक काउंट कितना होगा, वही 131 जो मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। तो ये मैंने पहली प्रेफरेंसेस दी C2 को, ऐसे मैंने अपनी प्रेफरेंसेस दे दी, ठीक है। तो यही होता है, ये क्या हुआ, मैंने प्रेफरेंस दी है, तो ये हो गया प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। मैं अपने प्रेफरेंसेस दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए कि हमें जो विन है, विन कितनी है भैया, 50% प्लस 1। वही कैंडिडेट जीतेगा जो 50% प्लस 1 वोट हासिल करेगा, ठीक है। तो मान लो 10,000 वोट्स है, या फिर मान लो 10 लाख वोट है, 10 लाख है, तो जीतेगा कौन, जिसको 5 लाख प्लस 1 मिलेगा। कौन जीतेगा, जिसको, जो 5 लाख प्लस 1 जीतेगा, ठीक है। तो मान लो एक लेट करो कि टोटल इलेक्टोरल कोटा में 21 है, 21 है। C1 को मिल गए 13, C2 को मिल गए 10, C3 को मिल गए 8, और C4 को मिल गए 9। ये मिली वोटिंग, ये वोट्स मिले, ठीक है। अब 21 है, 21 का आधा कितना होगा, मतलब टोटल वोट्स अगर 40, मतलब टोटल वोट्स 40 हैं, तो जीतने के लिए आपको 21 वोट चाहिए। टोटल वोट्स अगर 40 हैं तो जीतने के लिए आपको चाहिए 21। लेकिन C1 को मिले 13, C2 को मिले 10, C3 को मिले 8, और C4 को मिले 9। तो कोई भी 50% प्लस 1 वोट्स तो हासिल नहीं करके गया है। अगर ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता, अगर ये स्ट्रेट वोटिंग, सॉरी, अगर ये स्ट्रेट वोटिंग सिस्टम होता, तो C1 जीत गया होता, क्योंकि सबसे ज्यादा मिले हैं। लेकिन ये हमारी अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम 50% प्लस 1, तो इसमें अब जो सबसे कम होगा उसको हटा देंगे कि ये भाई एलिमिनेट हो गया, C3 हो गया एलिमिनेट। मतलब अब सिर्फ कंपटीशन में कौन रहेगा, C1 रहेगा, C2 रहेगा, C4 रहेगा। अब ये जो इसके 8 वोट्स हैं, इनको जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें किसी को भी, हर कैंडिडेट को, किसी भी एक कैंडिडेट को 21 वोट तो दिलाने ही हैं, मैंडेटरी है। तो कैसे दिलाओगे भाई, कि जो जिसके कम है उसके वोट ऐड करो दूसरों में। तो सबसे कम किसके, C3 के 8 वोट्स हैं, तो हमने क्या करा, इसको एलिमिनेट किया और इसके 8 वोट्स देखे। अब इसके 8 वोट्स में फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली C3 रहा होगा, तभी इसके पास वोट आए C3 पे। तो C3 के जो 8 वोट्स की सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस उसने किसको दिया। मान लो सेकंड प्रेफरेंस उसने C1 को दिया, ये C3 कैंडिडेट है, मान लो उसको सेकंड प्रेफरेंस उसने C1 को दिया होगा। मान लो इसकी सेकंड प्रेफरेंस है C1, पहली प्रेफरेंस कौन थी, इन 8 वोटों की पहली प्रेफरेंस तो C3 रही होगी, तभी 8 वोट आए। दूसरी प्रेफरेंस भी तो दी होगी, तो मान लो दूसरी प्रेफरेंस दी C1 को, तो ये 8 वोट में C1 को मान लो सेकंड प्रेफरेंस में 3 वोट है, C2 को 2 वोट है, C3 को 2 वोट है, और C4 को 1 वोट है। ये सेकंड प्रेफरेंस है इन 8 वोटों की, इन 8 वोटों की सेकंड। तो C1 को कितने मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 3 वोट, तो ये कितने हो गए, +3 16, ये +2 हो गए ऐड इसमें, इसमें तो ये कितने हो गए 12, और C4 को कितने हो गए +1 10, सॉरी 3 हो गए, C4 को 3, तो ये +3 हो गए, ठीक है। मतलब अब आप क्लियर समझिए कि सेकंड प्रेफरेंसेस ऐड करी जाएंगी, ठीक है। तो ये 8 वोट में हम देखेंगे सेकंड प्रेफरेंस किसको मिली है, सेकंड प्रेफरेंस किस किस को मिली है, हम उसमें ऐड करते जाएंगे उन 3 कंटेस्टेंट पे,
क्लियर है? अब अगर मान लो सेकंड प्रेफरेंसेस के बाद भी C1 मान लो 16 पे है, 16 पे है, C1 इज स्टिल ऑन 16, तो फिर एलिमिनेशन होगा। तो इन तीनों में से कौन लोएस्ट रहा तो उसके वोट्स को हटाएंगे, ठीक है, और फिर काउंटिंग शुरू करी जाएगी। फिर उसने सेकंड प्रेफरेंसेस तो दिया होगा। तो ऐसे वोटिंग होती है, ऐसे प्रेफरेंसेस के बेस पे हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से समझा देता हूँ, ये आपको शायद अच्छे क्लियर नहीं हुआ है। एक बैलेट पेपर होता है, मैं आया, मैंने अपने प्रेफरेंसेस दे दी कि मैंने भाई पहले C2 को दिया, फिर C1 को दिया, सेकंड प्रेफरेंस C1 को दी, थर्ड प्रेफरेंस C3 को दी और फोर्थ प्रेफरेंस C4 को दी। मान लो C2 राउंड से बाहर हो गया और C2 के खाते में थे 8 वोट, तो 8 वोट का कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें 50% प्लस 1 वोट चाहिए, तो हमें बाकियों के वोटों वो वोट्स बाकियों के वोट्स में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 21 वोट तो चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। तो जो C2 जो बाहर हुआ है, जो उसके 8 वोट्स थे, उसकी सेकंड प्रेफरेंसेस चेक करी जाएंगी कि उसने सेकंड प्रेफरेंस किसको करा है। तो अगर उसने सेकंड प्रेफरेंस C1 को करा था तो वो C1 के वोट काउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड प्रेफरेंसेस हम ऐड करेंगे जो बाकी बचे कैंडिडेट है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ऐसे इनका होता है इलेक्शन, ये होती है वोट काउंटिंग, ऐसे चलता है, ये होती है अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम। 50% प्लस 1 चाहिए ही होते हैं, है ना। तो मैंने आपको ये समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया हो, क्लियर है ना, कोई डाउट? 40 वोट है टोटल, जीतने के लिए 50% प्लस 1 मतलब 21 वोट चाहिए। प्रेफरेंसेस डाली, मान लो C1 को मिले 16 वोट, अब 16 वोट मिल गए हैं, लेकिन हमें तो 21 वोट चाहिए, तो हम इस C1 को 21 तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? जो सबसे लोएस्ट होगा उसको हटाएंगे, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके वोट्स देखेंगे, फिर उसके वोट्स में जिसको उसने सेकंड प्रेफरेंसेस दी होगी वो हम ऐड करेंगे। मान लो C2 को ज्यादा सेकंड प्रेफरेंसेस मिली है, उसके साथ उन 8 वोटों में C2 को ज्यादा प्रेफरेंस मिली है तो C2 के उसमें ऐड करते जाएंगे, अगर C1 को मिली है तो C1 के में ऐड करेंगे, ठीक है। और 21 तक पहुंचाना है हमें किसी भी हाल में, क्लियर है इतना, समझ में आया? और प्रोपोर्शनल वोटिंग का दिया आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में दिया हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर है? ये पूरा मैंने आपको बता दिया। तो यही होता है वोटिंग, ठीक है। अब मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड केस लॉ से वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए इसको समझो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर ये वीडियो में मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना, तो मैं अगले वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, बढ़िया रहो, मस्त रहो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरा माय चैनल लियामिकस, है ना। ओके।